दोस्तों राम राम नमस्कार। बाबा धाम के मंदिर के सामने इस वक्त हमारी टीम खड़ी है। चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची सोनीपत के वार्ड नंबर 1 में। आप देख सकते हैं कि श्री मनीष सैनी जी के नाम का बोर्ड आपको लगा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा। मनीष सैनी जी की बात करें, कांग्रेस पार्टी से हैं और एक बड़ा ही दिलचस्प मामला मैं आपको बताती हूँ। इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा पहले और पिछली बार भी चुनावी दौड़ में थे, टिकट इनको मिली थी और चुनाव इन्होंने लड़ा था और मात्र 25 वोटों के अंतर से ये रह गए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत। अब दोबारा लगातार जो है टिकट मांगते हुए कांग्रेस पार्टी से नजर आ रहे हैं। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो चलिए अभी आगे उनका निवास स्थान जो है बताया जा रहा है, आपको वहां पर लेकर चलते हैं और करते हैं मनीष सैनी जी से चुनाव को लेकर के बातचीत। तो चलिए चुनाव को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। मनीष पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट इनको मिली थी और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, हरिप्रकाश सैनी जो बीजेपी पार्टी से हैं वो जीते थे, लेकिन मात्र 25 वोटों से। जी हाँ, एक युवा चेहरा इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ है, देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इनको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था और मात्र 25 वोटों से ये हार गए थे। मैं तो इसको हार नहीं कहूंगी, एक बहुत बड़ी जीत कहूंगी। सर आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम जी मनीष सैनी जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मनीष जी की क्वालिफिकेशन क्या है? वैसे तो जनता जानती है, जब 25 वोटों का अंतर जो है रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है, काम क्या करते हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा? मैडम मेरा नाम मनीष सैनी है जी। मैं वार्ड 1 में रहता हूँ और पैदाइश मेरी इधर ही है और लगभग मेरे दादा परदादा इधर से ही थे, सैनीपुरे से। और उम्र मेरी आज मैं 29 साल का हो चुका हूँ। मैंने 12th नॉन मेडिकल बीएससी और एलएलबी कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं पिछले इलेक्शन में मैं सेकंड ईयर में था एलएलबी में जब मैं चुनाव लड़ा मैंने, और अभी मेरे को 2 से 3 साल हो गए कोर्ट में प्रैक्टिस करते, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी मैडम। जी तो मनीष सैनी जी, जब आपने पहला चुनाव अपना लड़ा ये पीछे, तो कुछ एक्सपीरियंस था या फर्स्ट टाइम था? मैडम मैंने जब अपना पहला चुनाव लड़ा मैं 24 का था एज मेरी, और मैंने ना कभी इलेक्शन देखा था, किसी इलेक्शन में ना मैं कभी इन्वॉल्व रहा और ना मैंने कभी अपना, तो मेरा सवाल ही नहीं बनता। मैंने लड़ा भी पहला अपना, देखा भी, और जो भी होता है मैंने फर्स्ट टाइम ही अपना इलेक्शन फेस किया था, तो अपना ही किया था। मन में कैसे आया उस टाइम पे कि मुझे इलेक्शन में लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए? कि युवा है, युवा के तो बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन इस तरीके से एकदम से इलेक्शन में आ जाना? मैडम क्या है कि मैं जैसे अभी पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई करते करते मुझे मतलब सोच रहती थी, ख्वाब रहता था कि हाँ भाई मैं पब्लिक में रहूं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मिजाज मिलनसार है सभी से और मैं मतलब निस्वार्थी लगा रहता हूँ। इलेक्शन से अगर मैं राजनीति से भी दूर हूं ना, तो भी मैं निस्वार्थ सभी की हेल्प करना या जो मेरे से बनता मैं करता हूँ। तो लोगों ने, जैसे भी जनता ने या जितने भी मेरे यहाँ पे हैं, सभी ने कहा कि हाँ भाई ये भी एक तरह से एक वो है, जो भी है जनता की सेवा करना। नौकरी करके आप खुद की सेवा करोगे, परिवार की करोगे, राजनीति करके आप खुद की तो करोगे सेवा, परिवार की और सारी जनता की भी करोगे। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद क्या पता ये बेटर ऑप्शन हो मेरे लिए। तो इसीलिए मेरा आज भी यही मानना है कि जो होता है भगवान जिसको जहां ले जाना चाहता है ना, वहीं ले जाके अपने आप ही छोड़ देता है। तो मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था और आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। देखिए, लोग राजनीति में आते हैं, सालों लग जाते हैं उनको एक पहचान बनाने में, एक नाम कमाने में, लोगों के दिल में एक भरोसा जगाने में। लेकिन मनीष सैनी जी की बात करें, फर्स्ट टाइम इलेक्शन में कूदते हैं, टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से काफी बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है जो इस वक्त है, टिकट मिलती है आपको, चुनाव भी लड़ते हैं और एकदम से इतनी जगह लोगों के दिल में, मतलब 25 वोटों का अंतर रहा, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? मैडम मैं तो यही कहूंगा, ये करिश्मा है कुदरत का और भगवान जो है, मैंने तो सब कुछ आजमाया है, देखा है, सब कुछ ऊपर वाले ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। जो मैं हारा हूँ, मैं जैसे हमारा रिजल्ट आया जिस दिन मैं वही था, तो हार का पता चला कि 24-25 वोटों से मैं हारा हूँ, तो 1% भी मेरे मन में कोई भी गिला शिकवा या कुछ अफसोस नहीं था। मेरे मन में एक ही बात आई, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान को ये मंजूर था और अपने काम में लगे रहो। तो इसलिए मैं लगा रहा और लगातार मतलब इलेक्शन लड़ा जब भी और उससे पहले भी, अपने आप ही लोगों का प्यार अपने आप ही उमड़ के आ रहा था। लोग अपने आप ही मतलब इतना प्यार दे रहे थे कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था।
अच्छा, आप एक युवा हैं और बड़े अच्छे विचार जो है आप रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे बीजेपी पार्टी को लेकर भी। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मेरा क्या, बहुत से युवा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा है, वो विचारधारा से जुड़ने के लिए विचारधारा से ही जुड़ा हूं मैं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना कोई जात पात देखते, ना किसी में भेदभाव। वो पूरे देश को एक समझते हैं और एक लेके चलते हैं। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। और देश की तरक्की के लिए कांग्रेस ने काम किया है, ना कि फूट डाली है, ना कि किसी चीज में मतलब भेदभाव करा है। लेकिन आपकी पार्टी के जो पार्षद कहें और आपकी पार्टी के जो भी विधायक हैं, मेयर थे पहले निखिल मदान जी, उन्होंने भी तो पार्टी चेंज कर ली। मतलब वो उनका अपना पर्सनल फैसला था, जिसका जहां मन लग गया, जिसको जिस जैसी विचारधारा पसंद है, वो हम तो दूसरे के मन की कह नहीं सकते। हम अपने मन की जो हमने आजमाई है, हम उस बारे में चर्चा ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि ऑफर तो आपके पास भी आया था। मैडम, ऑफर तो मेरे हिसाब से देश में अपोजिशन का कोई नहीं छोड़ा होगा बीजेपी वालों ने। वो इसीलिए क्योंकि आज के दिन तानाशाह है जो वो सरकार चला रही है। लेकिन जो हमने जिस चीज को ठान रखा है, हमने वो ही पार उतारना है। हमने जहां सच्चाई के बीच में सच्चाई की लड़ाई को लेके चले हैं, तो सच्चाई के साथ ही रहना है। लेकिन जो आज दिन है तो कल रात भी होगी। तो आज ये जो सत्ताधारी जो भी जिस तरह तानाशाह कर रहे हैं, कल उनका अंत भी होगा। अब दोबारा से तैयारी में है आप? मैडम, तैयारी तो मैं जिस दिन हारा था, मैंने आपको बोला, उसी दिन ये कह के निकला था कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। और ना कि मैं तैयारी का तो मतलब ये होता है कि हाँ भाई इलेक्शन आगे तो लग गए। लेकिन मैं उसी दिन से आज तक मैंने कभी कोई तैयारी का ऐसा कुछ नहीं है। जहां मेरे को मौका मिला, जहां सेवा का मौका मिला, मैंने की और लगा रहा, और आज भी लगा हुआ हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पांच साल की बात करें तो बीजेपी के जो पार्षद यहाँ पर रहे हैं, तो काफी जगह लोगों के दिल में उन्होंने भी बनाई होगी। तो कहीं ये जीत का अंतर अब की बार बढ़ ना जाए, तो कितना कॉन्फिडेंस आप में इस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? और आपको ये टिकट क्यों? मैडम, मुझे ही टिकट क्यों, ये भी बात ठीक है आपकी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टिकट है। मैं अपनी टिकट के लिए सबसे पहले फाइट करूंगा। मैं चाहूंगा मुझे टिकट मिले और मैं दोबारा से चुनाव वही मैदान में उतरूं। और जिस तरह से मैंने 2-3 इलेक्शन को आजमाया है, देखा है, खेला है, तो उस तरह से जो सीखा है उसको यहाँ पे अपना दिखाऊं, अपना इलेक्शन लड़के दिखाऊं। और जो मेरी कमी रही थी, अगर मुझे मौका मिलता है, सारे समाज का, सभी वार्ड वासियों का, सभी का मुझे सपोर्ट मिलता है दोबारा से, और पार्टी से टिकट मिलती है, तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। और 100% भगवान के आशीर्वाद से भी, सबके आशीर्वाद से जीत के दिखाएंगे। अभी बात करें तो बीजेपी पार्टी की एक लहर जो है जनता में नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस कुछ सीटें निगम के चुनाव में निकाल पाएंगी? कितना कॉन्फिडेंस? मैडम, कॉन्फिडेंस पूरा है। बात आती है कि लहर की, लहर कुछ नहीं होती। लहर मैंने तो खुद अपने ऊपर ही आजमा रखी है। पिछले ही इलेक्शन में, एमसी के इलेक्शन में बीजेपी का अच्छा रुझान था, लेकिन अपने आप ही भगवान ने और लोगों ने अपने आप ही हमारी लहर बना दी थी, जो मैं इतने नजदीक, जीत के इतने नजदीक पहुंच गया था, जबकि मैं नया था। जी। तो लहर अपने हाथ में ही है मैडम। जी, देखिए, चुनाव तो पार्षद गए, लेकिन आप एक एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक सवाल और करना चाहूंगी, वोट चोरी के बारे में क्या राय है आपकी? मैडम, वोट चोरी का एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। वो इसीलिए है क्योंकि पहले के समय में चुनाव होते थे, वो बैलेट पेपर पे होते थे, वो निस्वार्थी होते थे, क्योंकि जब चाहे इंसान गिनवा सकता था। लेकिन जो मशीन है, मशीन से जो इलेक्शन होता है आज के दिन, मशीन तो इंसान ने बनाई है। इंसान उसको कैसे भी चेंज कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, किसी भी, क्योंकि ये हमारा मानना है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता है, उनका खुद का भी कहना है रिजल्ट से पहले कि हमने सारा इंतजाम कर दिया है। तो क्या पता शायद इंतजाम हो चुका होता है इनका। तो जो काम बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? मैडम, कांग्रेस ने कभी गलत राजनीति खेली नहीं, कभी गलत का मतलब साथ दिया नहीं। इसीलिए मैं आज कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस ने हमेशा निस्वार्थ काम किया है। और राहुल गांधी हमारे नेता का कहना है कि जो गलत है, जो हमारी कमियां हैं, वो हमें बताओ, हम उसको भी सुधारेंगे। तो मतलब हम अपनी कमियां भी देखते हैं, ना कि अपना फायदा। और रही बात हमारे राज के टाइम में, जो मैंने भी सुना है, पढ़ा है कि हमें कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार, हाँ,
दूध का धुला कुछ नहीं है। हर पार्टी में हर एक इंसान में 1-आधा% कमी रह जाती है, लेकिन कांग्रेस ने जब भी इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार पकड़ा है तो तुरंत ही, चाहे वो नेता हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी उनकी पद पे हो, उसको इस्तीफा देना पड़ा है। उसको जब भी तुरंत पार्टी से निकाला है। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है, जहाँ पर बीजेपी जीत जाए वहां पे तो वोट चोरी, जहाँ पे कांग्रेस जीत जाए वहां पे वोट चोरी नहीं हुई? मतलब क्या है ये? मैडम सारी जगह यही है, खाली बीजेपी जीत जाए वहां नहीं है ये। जहाँ कांग्रेस जीती है वहां भी आज के दिन सारी जगह सर्वे हो रहा है। सर्वे में सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे तो सर्वे के ऊपर है मैडम, क्योंकि कहना अलग बात है और उस चीज को देखना और चेक करना वो अलग है। जो चेक होगा उसमें क्लियर आ जाएगा कि हाँ भाई बीजेपी जहाँ जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, वहां दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। बिल्कुल। सैनी जी एक एडवोकेट है, बड़े सुलझे हुए जवाब जो हमें मनीष जी यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके वार्ड की तरफ। ये बातें तो आपको लेकर थी, सरकार को लेकर थी। तो देखिए मनीष जी, आपके वार्ड की बात करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आ रही हैं अभी? मैडम वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा समस्या, तो वार्ड जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है। तभी इलेक्शन होते हैं, तभी एमसी बनाए जाते हैं। कौन कौन से एरिया आपके वार्ड में लगते हैं? मेरे वार्ड में हनुमान नगर से लेके, मतलब बाईपास है ये, बाईपास से इधर का एरिया सारा ये हनुमान नगर, कुछ ऋषि कॉलोनी, सैनीपुरा, जटवाड़ा, कुमार मोहल्ला, अपना ये जितना भी अपना उधर का सुंदर सावरी, ये सारा एरिया मेरे वार्ड नंबर 1 में आता है। और रही बात वार्ड में काम की, अभी जैसे पीछे जो इलेक्शन हुए थे, बहुत सी हमारी कॉलोनियां है वार्ड में जो अनअप्रूव है, लेकिन वहां हाउस टैक्स भी देते हैं कॉलोनी वाले, और अच्छी खासी 80-70-80% उन्होंने अपने घर बना भी रखे हैं। जब भी लोग आते हैं वोट मांगने, एक ही आश्वासन देते हैं, आपकी गली पक्की कर देंगे अब की बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वोट ली, जीत गए, अपने घर बैठ गए। यही मुद्दा आज तक हमेशा रहा है। तो सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि जिस घर में, मतलब जिस कॉलोनी में घर बन चुके हैं, सबसे पहले तो वार्ड मतलब निगम से उसको पास कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग उसका टैक्स भरते हैं और रह रहे हैं, और निगम उनसे पैसा ले रहा है, तो इतना तो बनता है कि हाँ भाई उनका काम प्रॉपर तरीके से कराया जाए। लेकिन बीजेपी सरकार की बात करें तो काफी कॉलोनियां जो है पक्की हुई है। सोनीपत में भी अनाउंसमेंट हुई थी पीछे भी, तो बीजेपी सरकार भी तो लगातार लगी हुई है। मैडम लगी हुई है, लेकिन पक्की होती है कुछ कॉलोनियां, वो होती है जिसमें जो भी पार्षद है या फिर जो भी मतलब नेता है, जो भी नेता कह लो, उनके कुछ ठिकाने हैं या उनकी कुछ जगह है, वो चीज पक्की होती है और कुछ नहीं होता। सर वार्ड नंबर 1 की बात करें तो गलियों के हालात कैसे हैं? वार्ड नंबर 1 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। हर कोई काम करता है, जो भी पार्षद था, अभी भी था, और या पूरे सोनीपत में जो पार्षद बने हैं सभी ने काम तो किया है, लेकिन परिवर्तन भी जरूरी है। जो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही है अपनी गीता में कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमें एक चीज को नहीं लेके चलना चाहिए, हमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। सरकार हो, चाहे पार्षद का इलेक्शन हो, चाहे मेयर का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे पूरे स्टेट का हो। एडवोकेट है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे हैं, लेकिन छोड़ने वाले हम भी नहीं है। चलिए दोबारा से आते हैं आपके वार्ड नंबर 1 पर ही। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो स्ट्रीट लाइट कितनी है आपके वार्ड में? मैडम वार्ड नंबर 1 में स्ट्रीट लाइट पीछे लगी हुई है, लेकिन दिन में जल जाती है, रात को कई बार जलती नहीं, कई बार जल जाती है, कई बार खराब हो जाती है, लेकिन समस्या चलती रहती है। मतलब काम भी हुए हैं, पर हुए ना हुए वो मिक्सी कहलाते हैं। एक पार्षद की तैयारी में है, आप टिकट की तैयारी में है, फिर चुनाव भी लड़ेंगे, भगवान ने चाहा तो शायद पार्षद बन भी जाए अब की बार। तो पार्षद के दायित्व क्या होती है? मैडम दायित्व क्या करवाना चाहिए पार्षद? वार्ड में मैडम, वार्ड की जो सौंदर्यकरण है वार्ड का पार्षद के हाथ में होता है। मेयर से ग्रांट लानी होती है, मेयर की भी खुद अपनी भूमिका होती है, वो भी मेयर पार्षद ही जाके मतलब कराता है। और गलियों से लेके, नालियों से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी से लेके, कोई पार्क से लेके, कोई किसी भी प्रकार की कॉलोनियों से लेके जो भी समस्या होती है सारी पार्षद के अंडर होती है। मैडम देखिए पार्षद का पद कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, बात होती है स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, बड़े चुनाव कह लो, छोटे चुनाव कह लो, लेकिन चुनाव के बाद प्राइवेट पर जनता क्यों निर्भर रहे? तो आपने देखिए वार्ड छोटा पद है आपका, लेकिन छोटी मोटी सुविधा तो आप कर सकते हैं। तो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके आपके वार्ड में क्या रहने वाला है? मैडम स्वास्थ्य शिक्षा को लेके मेरे वार्ड में सबसे पहले जो हमारी मेजोरिटी है, जितने भी, अगर मैं पार्षद बन के आता हूँ, जितने मेरे पार्षद साथी होंगे,
चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, हम इस बारे में पूरे सोनीपत को इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। वार्ड को अकेले लेके कोई नहीं चल सकता, क्योंकि ये मुद्दा सरकार से है। छोटी मोटी डिस्पेंसरी हो गई, कुछ छोटी मोटी डिस्पेंसरी लानी है, जो भी लाना है मैडम, या तो निगम कराएगा लोट, अगर निगम नहीं कराएगा या तो फिर हमारे स्थानीय जो भी हमारे विधायक होंगे उनको सबको जितने भी पार्षद है सभी मिलके इस मुद्दों को उठाए, ताकि हाँ भाई इन चीजों की सुविधा हमें सरकार से मिल जाए। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सोचा आपने, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए आपके वार्ड में? मैडम महिला और बुजुर्गों की सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले मेरी तो शुरू से ही इच्छा है, अगर मैं ना भी बनूं जब भी और बन जाऊं जब भी, जहां जहां जैसे नियर बाय सबसे ज्यादा महिलाओं और बुजुर्गों को दिक्कत कहाँ आती है, सरकार ने दिक्कत में डाल रखा है। सबसे पहले तो इतने डॉक्यूमेंट बनवा दिए, फैमिली आईडी बनवा दी, उन्हीं को चेंज कराते रहो, बेचारे चक्कर काटते रहेंगे। बैंक में जाना है पहले केवाईसी कराओ, कभी कुछ कराओ कभी कुछ, मतलब कागजों में उलझा रखा है बड़े बूढ़ों को, उनको यही काम दे रखा है। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए जहां जितना हो सका आस पास में अटल सेवा केंद्र लाए जाएंगे, जिससे उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। डेस्क लगवाएंगे आप? जी मैडम। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो आप कितना जरूरी मानते हैं, हर एक वार्ड में क्या सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए मैडम, वार्ड में होने चाहिए, रोडों पे होनी चाहिए। मेन रोडों पे तो ऑलमोस्ट है, लेकिन मेन चौक पे है, जो चौक है जैसे सब्जी मंडी चौक है, लेकिन इनके अलावा भी जो हमारे पार्क है, पार्क हो गए, खिजर मकबरा है, या इधर एक दो और पार्क है, पार्कों में, उसके अलावा जो मेन रोड है, मेन रोडों पे और इन पे होना जरूरी है, ताकि अगर गली से भी कुछ मतलब दिक्कत आए तो रोड पे ही जाती है, मेन तो रोड से ही चलती है, रोड पे ही जाती है, कोई मतलब चोरी भी होती है वो भी, तो इसीलिए वहां से हम पकड़ सकते हैं इस चीज को। गलियों में अगर ना लगा पाए तो सरकार कम से कम सारे रोडों को कवर कर ले। देखिए, मेरे हिसाब से जो पार्षद होता है वो अपने जो वार्ड का मुखिया, उनको हम कह सकते हैं, जिस तरीके से परिवार में पेरेंट्स मुखिया होते हैं, बच्चों को कैसे सेटल करना है, घर में क्या चीज आनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे घर का विकास होगा, तो मेरे सवाल थोड़े अलग जो है रहने वाले हैं। सरकार लगातार बात करती है नशे को रोकने के लिए, अगर आप पार्षद बन जाते हैं, टिकट आपको मिलती है और आप जीत जाते हैं, तो अपने वार्ड में नशे को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? मैडम, नशे को रोकने के लिए सबसे पहले मैं जो आवश्यक चीजें है, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ताकि जिससे लोगों को सबसे पहले ये पता चले कि हाँ भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस तरह से वो मतलब इससे जागरूक हो। और दूसरा, इसके अलावा पुलिस प्रशासन, उसको थोड़ा सख्त करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इसकी लत इतनी लग चुकी है कि वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, तो कुछ ना कुछ इससे अपराध भी होते हैं। तो कुछ एरिया है जहाँ पे नशा ज्यादा चलता है, या शाम के टाइम दोपहर के टाइम लोग चालू हो जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा सख्ताई जरूरी है, ताकि उससे कंट्रोल में आए थोड़ा बहुत। जी, वार्ड की बात करें तो गरीब खिलाड़ी भी होंगे जो प्रैक्टिस में जिनको सामान भी नहीं मिल पाता, कुछ बच्चे भी ऐसे घरों के होंगे जो पढ़ नहीं पाते, शिक्षा मतलब पैसों के अभाव में, तो आपके वार्ड में उनके लिए क्या कुछ रहेगा? मैडम, जो जैसे कि अगर मैं पार्षद बनता हूँ और इस जो आपने बात कही स्पोर्ट्स की और पढ़ने लिखने वाली बात, इसकी पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ मतलब कराया जाएगा उपलब्ध, कि हाँ भाई पहले जिस तरह से हमारा जो खिलाड़ी है, बच्चा है, स्कूल का है, इसमें सर्वे हो जाएगा, वार्ड में जितनी भी कॉलोनियां है, ज्यादा तो होती नहीं, तो उसमें लगभग निकल आते हैं 10, 15, 20 बच्चे, तो उन पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, और जो सुविधा सरकार के माध्यम से उनको मिलनी चाहिए वो जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, एक पार्षद का पद कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे किट हो गई, गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर हो गया, और हॉस्पिटल की इलाज की बात करें तो छोटे मोटे जैसे आप ये डिस्पेंसरी वगैरह हो गई, तो इतना तो मेरे ख्याल से एक पार्षद करवा सकता है। बिल्कुल मैडम, जो पार्षद जिस मतलब बात को उठाएगा वो सरकार तक जानी चाहिए, हो जाएगी निगम के माध्यम से, मेयर के माध्यम से, या हमारे जो निजी विधायक जी होंगे उनके माध्यम से, जो भी। अच्छा, जो अभी पार्षद है बीजेपी पार्टी से हैं, हरिप्रकाश सैनी जी, उनका कहना है कि 50 करोड़ का बजट जो है उन्होंने अभी वार्ड में लगाया है, तो कहीं दिखाई दे रहा है आपको? मैडम, एक गली को 5 साल के अंदर 3 बार बनाया जा चुका है, वो 3 बार बनना मेरे हिसाब से सबसे पहले तो भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, क्योंकि एक गली कम से कम 5, 7, 10 साल तक चल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद फिर भी रिपीट 3 बार बन रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें भ्रष्टाचार हुआ है।
तो क्या पता क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने इसकी डिटेल निकाली है। सारा निगम से मैंने आरटीआई के माध्यम से सब कुछ निकलवाया है, चेक कराया है, लेकिन जिसने जो करा दिया वो करा दिया। अब क्या कह सकते हैं मैडम इसके बारे में। जटवाड़े की बात करें तो गलियों का बुरा हाल है, उस बारे में क्या राय है आपकी? मैडम जटवाड़े के अलावा लगभग बहुत सी गली है जिनका बुरा हाल है, कुछ ठीक भी है, बहुत अच्छी भी है। यहाँ भी हमारे सैनीपुरे की गलियां पार्षद साहब ने बनवाई थी 2-3 साल पहले, अच्छी बनवाई थी। 6 महीने बाद फिर वो बुरी हालत हो गई थी उसकी, फिर वो दोबारा बनवाई थी, फिर वो थोड़ा नॉर्मल पपड़ियां उतर गई थी। अब तीसरी बार ये जो तारकोल है बिछवाया। स्टेडियम को लेकर क्या कहें, क्या पंगा है? ग्राम सामलात की भूमि है कि विकास कार्य होंगे, क्या रहेगा? मैडम इस मुद्दे को हम जैसे जो हमारे जो भी विधायक होंगे, जो हमारे मेयर होंगे, उनके सामने रखेंगे। जो भी इसकी जरूरत होगी या जितना भी मतलब हमें सरकार तक जाना पड़ा तो अपने एरिया में जो स्टेडियम की जगह है उसको प्रॉपर तरीके से हम फ्री कराएंगे। अच्छा, पीछे जो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, मतलब ज्यादा तो मैं कहती नहीं, कुछ ने आरोप जरूर लगाया कि बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही। कितना सच है इस बात में कि काम करने दे रही है कि नहीं करने दे रही? मैडम ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा मुझे, क्योंकि अभी तो हम पोजीशन में हैं। और बल्कि मेरे हिसाब से मेरा मानना तो ये है कि काम लेना आना चाहिए, ना कि दूसरे पे डिपेंड रहना चाहिए। अगर मैं किसी पद पे अगर जनता ने बनाया हूँ तो जनता ने ही बनाया हूँ, ना कि किसी सरकार ने। तो इसीलिए मुझे बनाया है तो मेरे को काम लेना आना चाहिए। एडवोकेट साहब हैं, मैं भूल जाती हूँ कई बार, तो जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आगे नहीं आ रहा, मैं खुल के ही पूछ लेती हूँ। जो अभी पार्षद हैं जी, उनके बारे में 2 शब्द कहें। मैडम सभी बहुत अच्छे हैं, सभी ने अपने 5 साल अच्छे निभाए हैं, सभी ने 5 साल प्रॉपर तरीके से मतलब शहर की सेवा की है। तो जनता को क्यों चुने? नहीं मैडम, मैंने बोला तो आपको, परिवर्तन ही संसार का नियम है, भगवान सभी को मौका दे। क्या पता उनसे अच्छा काम हम कर पाए, अब नहीं कर पाएंगे तो जनता अपने आप दूसरे को चुन लेगी। तो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कौन से काम आपके दिमाग में है, अगर आप सब कुछ ठीक होता है, टिकट भी मिल जाती है, आप बन भी जाते हैं, तो ऐसे कौन से कार्य आपके माइंड में अभी चल रहे हैं कि मैं बनते ही पहले वो करवाऊंगा? मैडम बनते ही सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बताया बहुत से हमारे वार्ड में कम से कम 20-25% ऐसे लोग हैं जो अनअप्रूव एरिया के शिकार हो रखे हैं। अच्छा, तो उनको सभी को बेचारों को सभी को पक्की गली, सीवर, पानी की सुविधा चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही। बेचारे बड़े परेशान है, जो मैं देखता हूँ जाता हूँ, तो वो भी एक सबसे मेन मुद्दा रहेगा हमारा पहला। उसके अलावा जो हमारे काम है, जैसे कि आपने बताया शिक्षा वाले, वो जरूरी है। उसमें जो हम मतलब अपना सर्वे देखेंगे, जो बेचारा पढ़ने लायक है और फाइनेंशियली नहीं पढ़ पा रहा, तो उसकी हम हेल्प करेंगे, अपने लेवल पे भी करेंगे। और जो सरकार से हमें सुविधा मिलती है, कोशिश करेंगे सभी को घर घर वो सुविधा पहुंचाए जो नहीं पहुंच पाती है लोगों के पास, पता ही नहीं होता लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मनीष सैनी जी, जो पहले भी चुनाव जो है लड़ चुके हैं वार्ड नंबर 1 से और दोबारा से तैयारी में है, और काफी मजबूत कैंडिडेट जो है हमें नजर आ रहे हैं। काफी सारे सवाल हमने इनसे पूछे, जवाब निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन एडवोकेट है और जो मैं चाहती थी वो जवाब मुझे नहीं मिले। लेकिन जनता में क्रेज मनीष जी का देखा जा रहा है और एक कड़ी टक्कर जो बीजेपी कैंडिडेट को देने वाले, फ्यूचर में अगर इनको टिकट मिल जाती है तो आने वाला टाइम बताएगा कि टिकट किसको मिलती है, कौन सा कैंडिडेट आपके सामने मैदान में उतरता है। और लगातार अपडेट आपको चुनाव को लेकर देते रहेंगे, लगातार बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।